विपरीत परिस्थितियों के बीच भारत चमकती हुई अर्थव्यवस्था बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है। तेजी से बढ़ती हमारी इकोनॉमी नजर आती है और ऐसे में आज सुबह 11 बजे पेश होने वाला है बजट। जाहिर बात है, वैश्विक चुनौतियों के बीच में आज पेश होने वाला बजट कैसे आम जनमानस को राहत देने की उम्मीद करेगा, कैसे व्यापार वर्ग को साधेगा, कैसे किसानों को कुछ राहत देने वाला है और इसके साथ ही अलग अलग सेक्टर्स में कैसे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तमाम चीजों को बढ़ावा मिले, रोजगार का सृजन हो, इसके साथ ही जो फिस्कल डेफिसिट है उसे भी मैनेज कर पाए। जीडीपी ग्रोथ रेट जो 6.8 एक्सपेक्ट की गई है, ऐसे में देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसको लेकर एक पूरा खाका तैयार होगा। इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा चुका है जो जाहिर बात है कि एक पिक्चर सामने रख चुका है कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले मेहमानों से हम चर्चा करें और साथ ही हमारे तमाम संवाददाता जो अलग अलग जगह मौजूद हैं, लोगों के मन की बात आप तक पहुंचाने के लिए उनसे हम चर्चा करें। लेकिन उससे भी पहले आसान सी भाषा में आपको यह समझा देते हैं कि आर्थिक सर्वे होता क्या है जो पेश किया गया है। सबसे पहले आप इसके बारे में जानिए। आर्थिक सर्वे होता है बीते साल का हिसाब किताब जो आपके सामने रखा जाता है। बीता साल कैसा बीता, इसका पूरा हिसाब किताब आर्थिक सर्वे के जरिए लोगों के सामने होता है, जिसमें इकोनॉमी की पूरी तस्वीर साफ नजर आती है। अर्थव्यवस्था की तस्वीर क्लियर होती है इस खाके से। उसके साथ साथ जो नया वित्तीय साल है यानी कि आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसका एक्शन प्लान क्या होगा, कैसे सरकार आगे बढ़ेगी, आर्थिक सर्वेक्षण में उसको भी शामिल किया जाता है। इसके साथ देश के लिए जो आने वाली आर्थिक चुनौतियां हैं उस पर बड़ा मंथन इसके अंदर किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इसे शामिल किया जाता है। साथ ही अलग अलग सेक्टर्स का भी जिक्र होता है। जैसे कल पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में एमएसएमई का जिक्र किया गया था, यानी कि किस सेक्टर में कितनी कमाई हुई है इसकी जानकारी भी आर्थिक सर्वेक्षण में दी जाती है। कौन कौन सी योजनाएं किस तरीके से लागू हुई इसकी जानकारी भी इकोनॉमिक सर्वे में सबके सामने रखी जाती है। साथ ही इकोनॉमिक सर्वे बजट का मुख्य आधार होता है, यानी कि उसका बेस समझ लीजिए और उसी के आधार पर निकल कर आता है पूर्ण बजट जो आज पेश किया जाना है 11 बजे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबके सामने बजट पढ़कर सुनाएंगी जो होने वाला है पेपरलेस जैसे कि परंपरा शुरू हुई थी। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि आर्थिक सर्वे कब शुरू हुआ, कैसे इसे पेश किया जाता है, ताकि आज पेश होने वाले बजट को आप और आसानी से समझ सके। साल 1950 में हुई आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत और उसके बाद 1951 में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण को सामने रखा गया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में, उनकी लीडरशिप में इसको तैयार किया जाता है और उसके बाद इसे लोगों के सामने रखा जाता है। साथ ही अंतिम रूप देने के बाद ही वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित दिया जाता है और साथ ही इसे किया जाता है और फाइनल इसको जो टच है वो वित्त मंत्री देती हैं, जब इसको पूरा जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो तैयार कर लेते हैं। ये है आर्थिक सर्वे और इसकी तैयारी। लेकिन आर्थिक सर्वे की देखिए मुख्य बातें कौन कौन सी जो निकलकर सामने आई हैं वो भी आप जानिए, क्योंकि उसी के आधार पर आज दिन भर हमारी चर्चा देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जब बजट पेश हो जाएगा तो क्या मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान आर्थिक सर्वे में जताया गया है। इसके साथ ही पहले से ज्यादा पारदर्शी हुए सरकारी आंकड़े नजर आते हैं। अर्थव्यवस्था की रिकवरी पूरी हो चुकी है और अगले दशक में देश का प्रदर्शन बेहतर होगा, इसका जिक्र आर्थिक सर्वे में किया गया। साथ ही एनबीएफसी और कंपनीज की बैलेंस शीट अच्छी स्थिति में नजर आई। भारत की अर्थव्यवस्था इस दशक में बेहतर है और साथ ही एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। कृषि सेक्टर में मजबूती बरकरार और ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर से ग्रोथ में एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार की चिंता नहीं है। विदेशों से पैसा भेजने में भारतीय अव्वल हैं। 2022 में भारतीयों ने $100 अरब भारत भेजे और भारत ने असाधारण चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया है। ग्रामीण इलाकों के विकास पर जोर दिया गया। जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले रेवेन्यू की ग्रोथ ज्यादा रही। महंगाई को काबू में करना आगे भी चुनौतीपूर्ण है। अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव नहीं है, यह भी आर्थिक सर्वे में शामिल किया गया है। दरअसल महंगाई को काबू में करना आगे भी चुनौतीपूर्ण है और इसी पॉइंट के साथ में आगे बढ़ते हुए
क्योंकि ये भी तय है कि इन्फ्लेशन जबरदस्त उछाल मार रही है। वैश्विक स्तर पर हमने देखा है चीजें कितनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, ग्लोबल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। डोमेस्टिकली हम इसको कैसे कैप्चर करेंगे, या इस साल महंगाई से राहत ज्यादा मिलती हुई नजर आएगी, इसको लेके कुछ धुंधले बादल हैं, मैं चाहूंगी उसको आप क्लियर जरूर करें। कल बड़ी 3 महत्वपूर्ण बातें हुई, अभी आप भी जिक्र करी थी। कल इकोनॉमिक सर्वे आया, IMF ने भी कल एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भारत की GDP सबसे ज़्यादा रहने वाली है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि बीजेपी ने एक डिसीजन लिया है कि इस बजट को वो अगले लगातार 10 दिन तक उनके कार्यकर्ता, उनके नेता जनता के बीच रखेंगे। ये तीनों बातें मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि इनसे ये अंदाज़ा लग जाता है आज आने वाला बजट क्या होगा। आपने महंगाई का जिक्र किया, अभी देखिए देश के सामने 2 बड़ी बातें हैं। एक है देश को आर्थिक उन्नति पे कैसे लेना, जैसे IMF ने भी कहा, इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा कि 6.8 तक ग्रोथ रेट रहने वाला है, GDP रहने वाली है, एक बात। दूसरी बात ये थी कि दूसरी बात ये थी कि जो आपने बताया कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अगर हमने GDP इसको लेना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, MSME को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इससे 3 चीज़ें आपके साथ आ जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट बढ़ती है तो देश में आपकी बेरोजगारी की जो दर है वो घटेगी, बेरोजगार लोग कम होंगे, क्योंकि MSME जितना बढ़ेगा उतना ही लोगों को काम मिलेगा, उतना ही बिजनेस मिलेगा। इसके लिए सरकार, जो मैं मान के चलता हूँ, अभी जिक्र भी हो रहा था कि कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ाएगी कुछ चीज़ों पे जो एसेंशियल आइटम्स नहीं हैं, जो ऐसा लगता है कि रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं है, उन पे कस्टम ड्यूटी सरकार बढ़ाने जा रही है। कम से कम 35-36 ऐसी आइटम उन्होंने निकाली जिसकी कस्टम ड्यूटी वो बढ़ा देगी। इससे उनको वो चीज़ें इंपोर्ट करना तो महंगा होगा, लेकिन उससे जो फिजिकल डेफिसिट आप जिसकी बात कर रही थी उसको कंट्रोल करने में फ़ायदा रहेगा और देश के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा मिलेगा। जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है, इन्फ्लेशन ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, अगर आप कंपेयर करें पूरे वर्ल्ड का तो इन्फ्लेशन भारत के मुकाबले और देशों में हालांकि अगर इसको मिश्रा जी देखें तो पहले के मुकाबले जो परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन रहा है वो कुछ कम होता नजर आया, यानी कि वो धीमी गति से बढ़ रहा है। इसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी है। महंगाई कम नहीं होती है लेकिन धीमी गति से बढ़ना शुरू हो जाती है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें ऐड ऑन करते हुए मिश्रा जी आप उस पर बताइएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य का इस वक्त जो साझा राजकोषीय घाटा है वो GDP के लगभग 11% है। उसको लेकर बार बार टारगेट रखा जाता है कि इसको हम नीचे लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल हम वो कर नहीं पाए। तो कैसे आपको पैसा खर्च भी करना है, अलग अलग सेक्टर्स को आपको आगे भी बढ़ाना है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो या फिर इसके अलावा हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, तो ऐसे में ये बैलेंस कैसे बनता हुआ नजर आएगा? मैम देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि इमोशनल या लॉलीपॉप देने वाली चीज़ें नहीं होंगी। ये बजट और ये सरकार की मंशा हमेशा रेशनल है। इकोनॉमिक सर्वे भी इसीलिए किया जाता है ताकि गवर्नमेंट रेशनल डिसीजन ले। एक छोटा सा डाटा मैं आपको दूंगा कि भारत को अगर वर्ल्ड लीडर बनना है तो 25 से 30 या 35 ट्रिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये डेटा देखिए अलग है। मैं आप ही के डाटा पे आ रहा हूं। मैं जिस डेटा को समझने की आपसे फिलहाल कोशिश कर रही हूं वो मैं केंद्र और राज्य के साझा राजकोषीय घाटे को समझने की कोशिश कर रही हूं। आपको बता रहा हूं, उसको कैसे करेंगे ये मुझे आप समझाइए। इसको देखिए एकदम सेपरेट आप कर दीजिए। जैसे बंगाल की गवर्नमेंट है और यहाँ पे बीजेपी सेंटर की गवर्नमेंट उनको कोई योजना दे रही है तो बोल रहे जी हम ये योजना लागू ही नहीं करेंगे, हम टाटा को यहाँ जमीन नहीं देंगे। इसी तरीके से दिल्ली की या जहां जहां पे सेंट्रल वाली सरकारें स्टेट में नहीं है, आप देखिए जितने मेजर स्टेट कंट्रीब्यूटिंग है, राजस्थान हो गया, एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना को नहीं चलाते हैं, बंगाल नहीं चलाता है, दिल्ली नहीं चलाता है, तो ये डिफरेंस बढ़ेगा। जहां जहां सिंक है यानी एक समान विचार से चल रहे हैं। रही बात आप इन्फ्लेशन वगैरह की जो कर रहे हैं, मिश्रा जी सिंक तो ज्यादातर में मेजॉरिटी में है ना। नहीं, बात मेजॉरिटी की नहीं है, लेकिन आप कंट्रीब्यूशन देखिए GDP का, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। जैसे अगर महाराष्ट्र में देखें कि पहले बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, महाराष्ट्र सबसे बड़ी इकोनॉमी होती थी, अब यूपी आई है। तो जो मेजर 4-5 स्टेट हैं जो इंडिया में इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बंगाल देखिए, कोलकाता का भी हब हुआ करता था, बंगाल का आज की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, वहां आउट ऑफ सिंक आपको नजर आता है? नहीं, सिंक बंगाल में सिंक नहीं है। जो 5-6 बड़े मेजर स्टेट हैं जो इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन या ड्राइवर बोले जाते हैं, अगर वहां पे सेंट्रल जो फंड दे रही है, जो योजनाएं चला रही है, आप नहीं चला पा रहे हैं वहां पे, मैं तो बोलता हूं कि भाई स्टेट की भी GDP होती है,
स्टेट गवर्नमेंट से पूछा जाए ना कि आपकी इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ रही है। अगर एक स्टेट यूपी जो कभी बीमारू राज्य बोला जाता था, आज उसकी इकोनॉमी, स्टेट जीडीपी वगैरह सबसे ज्यादा हो गई है, तो महाराष्ट्र क्यों पीछे चला गया? बंगाल जो दुनिया में सबसे ज्यादा एक प्रबुद्ध राज्य माना जाता था, इकोनॉमिक हब था कभी इंडिया का, अंग्रेजों ने राजधानी बनाई, आज वहां भुखमरी क्यों फैली है? तो स्टेट गवर्नमेंट की नाकामियों को आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे मत डालिए। सेंट्रल पैसा देती है, वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बंदरबाट करेंगे, हिस्से बकरे करेंगे और खा डालेंगे, तो वहां पे जो है एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेंगे। दिल्ली स्टेट देखिए, केजरीवाल जी, एडवर्टीजमेंट पे खर्च होना चाहिए जी, डेवलपमेंट कुछ हो या ना हो। तो इस फर्क को समझिए। बिल्कुल। और मिश्रा जी, अभी एकदम आप पॉलिटिकल डिबेट के मोड में आ चुके हैं। डिबेट नहीं है, मैं इकोनॉमिक फिगर आपको बताता हूं। एक एग्जांपल आप देखिए, इसमें क्या होता है कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात होती है। आप जो कह रहे हैं, जब हमें चैलेंजेस है, ले ही नहीं रहा है, सीधे बोल रहा है कि हम जल्दी से गवर्नमेंट के फंड को नहीं आने देंगे। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू रखते हुए मैं जरा कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगी, क्योंकि डिफेंस को लेकर हम बड़ी तैयारी की हमेशा से बात करते हैं। तो इसीलिए देखिए, रक्षा बजट का जो कुल आवंटन है उसकी जानकारी आपको दे देती हूं, क्योंकि इस बार भी इसमें ऐसा माना जा रहा है कि एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इस पर सरकार का फोकस रहने वाला है, क्योंकि जो भारत का रक्षा बजट है वो लगभग 5.25 लाख करोड़ का है और केंद्रीय बजट का वो 13.31% है। तो आप परसेंटेज के लिहाज से इसको समझिए, यानी कि भारत की जो कुल जीडीपी है उसका 2.09% ये नजर आता है और इस पर लगातार फोकस किया जा रहा है कि कैसे इसको एनहांस किया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए। और जाहिर बात है कि गर्ग सर, इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी इस बार हमें देखने को मिलेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह भी जानिए कि जो रक्षा बजट है उसका कुल आवंटन आंकड़ों के लिहाज से कैसा नजर आता है। और 2022-23 की सबसे पहले मैं बात करूंगी, जहां पर 5,25,166 करोड़ ये आंकड़ा दिखता है। 2021-22 यानी कि उससे ठीक एक साल पहले जो फाइनेंशियल ईयर था वो 4,78,186 करोड़ रुपए है, यानी कि इसमें 86,970 करोड़ का इजाफा हुआ है। और इस बार भी इसी तरीके की बढ़त रक्षा बजट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ती हुई नजर आएगी और इस पर भी खास तौर पर फोकस रहने वाला है। आइए आपको रक्षा बजट 2022-23 का भी खर्च बता देते हैं कि किस तरीके का नजर आया है। इसमें लगभग 1,63,455 करोड़, ये आंकड़ा है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हुए, यानी कि 31% नजर आने वाला है। खास तौर से हम ये बात कर रहे हैं सैलरीज की। आप पेंशन्स की हम बात करते हैं, जिसमें 1,19,696 करोड़, लगभग 8% नजर आता है। वहीं वेपन्स एक्सपेंडिचर में अगर आप देखेंगे तो 1,25,175 करोड़, यानी कि 23.8%। और जो बाकी का कैपिटल आउटले है वो है 19,127 करोड़, यानी कि 3.6%। और मेंटेनेंस में ये है 40,561 करोड़, यानी कि 7.7 के आसपास नजर आता है। और साथ ही ये खर्चे इसी तरीके से अलग अलग क्लासेस के हमने आपको दिखा रखे हैं, सैलरीज, पेंशन्स, साथ ही वेपन्स एक्सपेंडिचर, अदर कैपिटल आउटले, मेंटेनेंस, R&D और साथ ही अन्य। ये परसेंटेज आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं रक्षा बजट 2022-23 को लेके, जिसका की कुल फिगर कितना है वो भी आपने देखा। अब आप ये भी जानिए कि आखिर क्यों जरूरी है रक्षा बजट में बढ़ोतरी, और इसकी मांग हर तरफ से उठती हुई नजर आती है, क्योंकि चुनौतियां भी है। सीमा पर चीन पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए, ये तमाम चुनौतियां हमारे सामने बरकरार हैं। रक्षा तैयारियों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए भी इसमें बढ़ोतरी की जरूरत नजर आती है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए भी बहुत जरूरी है रक्षा बजट में बढ़ोतरी की जाए। अब आप प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की भी हम बात कर लेते हैं, जिसका जिक्र वो करते हैं। दुनिया के 75 देशों को हथियार, कलपुर्जे और तकनीक भारत बेचता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के 25 शीर्ष निर्यातक देशों की कतार में इस वक्त भारत खड़ा हुआ नजर आता है और यह जाहिर है कि आंकड़े गौरवान्वित करने वाले हैं। पिछले 9 सालों में भारत का रक्षा निर्यात 11 गुना बढ़ चुका है और यह है आत्मनिर्भर भारत की एक और झलक डिफेंस सेक्टर में। 2021-22 में भारत ने 13,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया है और इसके साथ ही 8,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात अभी तक 2022-23 तक हो चुका है। वित्तीय वर्ष खत्म होने तक 15,000 करोड़ तक पहुंचने की इसकी पूर्ण संभावना नजर आती है।
और रक्षा उपकरणों के विकास, डिजाइन और निर्माण में वैश्विक स्तर पर भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आया है और उस पर और ज्यादा काम कर रहा है। 2025 तक सैन्य निर्यात के लिए 40,000 करोड़ का भी लक्ष्य रखा गया है। यह टारगेट फिक्स है। 2025 तक 40,000 करोड़ का सैन्य निर्यात हो, यह टारगेट 2025 तक के लिए सेट किया गया है, जिस विजन की हम बात करते हैं। और गर्ग सर, इसी डिफेंस सेक्टर की मैं बात करते हैं, ये आंकड़े हमने दिखा दिए, लेकिन कितना जरूरी हो जाता है भारत को, और जब भी हम आत्मनिर्भर भारत, अच्छा जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो मैं जरा हिस्ट्री में भी जाना चाहूंगी। वो आत्मनिर्भर का जो एक डेफिनेशन है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में ओवरऑल कैसे देखा जाए और स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर में इसको कैसे समझा जाए? पहले आत्मनिर्भर भारत की बात कर लेते हैं। डिफेंस सेक्टर में अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करें, पहले अगर आपको बुलेट्स भी लेने थे, तोप के गोले भी लेने थे, तोप और आप हवाई जहाज तो छोड़ दीजिए, उनको भी अपने लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता था। यानी हम रक्षा के मामले में 100% हम बाहर के मुल्कों पे डिपेंड थे। इसको टोटल बदला। अब हम लोग, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, करीबन 70 से ज़्यादा लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये है आत्मनिर्भर भारत की पहली बात। इससे भारत का जीडीपी भी बढ़ता है, भारत की डिपेंडेंसी जो थी दूसरे मुल्कों पर वो भी खत्म होती है, और बल्कि भारत जो विश्व गुरु जिसकी हम चर्चा बार बार करते हैं उसकी तरफ बढ़ने के लिए एक ये महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, आप बजट की बात कर रही थी। देखिए, भारत की जो रक्षा क्षेत्र का बजट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन में जाता है। अभी जब देश में 1 रैंक 1 पेंशन रखा तब उसमें एक पेंशन का एक बहुत बड़ा अमाउंट उसमें गया। इसलिए अभी जो नई योजना आई, जो अग्निवीर योजना हम सबको पीछे बड़ी चर्चा में रही, इसलिए उस योजना को भी लाया गया है ताकि एक बड़ा हिस्सा जो सैलरी और उसमें पेंशन में जाता है उसके बजाय वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में चला जाए, उसके बजाय वो R&D में चला जाए, उसके बजाय जो साजो सामान खरीदना उसमें चला जाए। तो मुझे लगता है आने वाले अगले दशक के अंदर ये बात काम पूरे तौर पर हो जाएगा और भारत आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ सैन्य भी महाशक्ति बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी मिश्रा जी, भारत के रक्षा बजट और इसकी बढ़ती ज़रूरतों और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमको इस पर और ज़्यादा बजट बढ़ाने की, इस बार के बजट में क्या आपको नज़र आता है? मैम देखिए, रक्षा बजट ऐसा होता है कि इसकी डिमांड को या ज़रूरत को टाला नहीं जा सकता है कि हम बाद में कर लेंगे। हमारी चुनौतियां देखिए, चीन का बजट हमारे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का रक्षा बजट 25 से 30%, ये जो 13% हम लोगों का है, ये लगभग भारत के साथ जो चुनौतियां हैं, टू फ्रंट वार या 2.5 फ्रंट वार का, और डोमेस्टिक या इंटरनल हम सुरक्षा को भी देखें जिसमें पुलिस, CRPF वगैरह आते हैं, तो डेफिनेटली ये बढ़ना चाहिए। चुनौतियां ज़्यादा हैं और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें मल्टी फेसेस यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक तो हमें खरीदना भी है, बाहर से इंपोर्ट करना है जो टेक्नोलॉजी नहीं है, अपने यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कि जो कि रक्षा के उद्योग को, उनके साजो सामान को, अभी देखिए जैसे धनुष जो बोफोर्स तोप की जगह जो है ये सारी चीज़ें बन रही हैं, जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो हमें इंटरनल भी इन्वेस्ट करना है और बाहर से इंपोर्ट भी करना है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। सीमा पे जिस हिसाब से लगातार ये मतलब घुसपैठ वगैरह और अटैक वगैरह हो रहे हैं, तो इमीडिएटली ये आइडियल कंडीशन में लगभग 17 से 20% होना चाहिए, तब हम अपनी सारी की सारी चुनौतियों को जा करके मीट कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा देखिए, रक्षा बजट की हम बात कर रहे हैं, क्यों इसमें बढ़ोतरी की जरूरत है? स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा फोकस, हेल्थ बजट पर, और मैं चाहूंगी कि जब मैं इसकी पूरी डिटेल्स बता दूं तो गर्ग साहब और मिश्रा जी, बाकी देशों के कंपैरिजन में हम बात करेंगे कि हम इसमें कितना पीछे नजर आते हैं और कितना ज्यादा इसको बढ़ाने की भी जरूरत है। क्योंकि बात स्वास्थ्य क्षेत्र की हो रही है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन सरकार बढ़ा सकती है, इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है इस बार के पेश होने वाले बजट को लेकर। और खास तौर से जो बुनियादी सुविधाएं हैं, रिसर्च है, उसके लिए भी बजट बढ़ सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक तो आवंटन बढ़ा सकते हैं और छोटे शहरों में जो निजी अस्पताल हैं उनको खोलने पर फोकस किया जा सकता है। लगभग 15% इसमें बजट बढ़ाया जा सकता है। सुविधाओं के लिए, रिसर्च के लिए पैसा खर्च करने को तैयार नजर आएगी सरकार, और दूसरी तरफ नए अस्पताल खोलने पर कर्ज में छूट की घोषणा भी हो सकती है। फार्मा सेक्टर के लिए नियमों को सरल बनाने की भी उम्मीद नजर आती है। फार्मा सेक्टर को GST में छूट की सिफारिश भी इस बार के बजट में हो सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर GST घटाई जा सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर 18% से GST की दर को 12% तक लाया जा सकता है। 18 से 12% इसे किया जा सकता है।
तो देखिए, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या फिर हो मेडिकल सेक्टर यानी कि हेल्थ सेक्टर, और साथ ही बाकी तमाम सेक्टर्स जिनकी आज क्या उम्मीद नजर आती है। और इसी के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ बना हुआ है। भारत 24 की तरफ से खास तैयारी की गई है, यानी कि भारत का बजट सिर्फ भारत 24 पर लगातार आप देखेंगे। जल्द लौटते हैं अपनी इस खास कवरेज के साथ।